अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फरहान की मुलाकात कौसर से यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो पहले दिन ही से कौसर पर मर मिटा था। कौसर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, बिल्कुल परियों जैसी ही लगती थी। फरहान का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। वो खुद भी बहुत हैंडसम था। कौसर खुद भी मन ही मन फरहान को पसंद करती थी, इसलिए फरहान के प्रपोज़ करने पर फ़ौरन ही मान गई। फरहान दिलो जान से उसको चाहता था, वो भी उस पर जान लुटाती थी। कौसर का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था। फरहान की बहनें और माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं, मगर फरहान की ज़िद के आगे मजबूरन हार माननी पड़ी और आखिरकार फरहान और कौसर की मोहब्बत को शादी की मंजिल मिल ही गई थी। शादी के कुछ महीने घूमते फिरते हंसते गाते हनीमून मनाते ही गुजर गए। अब फरहान अपने बिजनेस में भी बिजी था, मगर बिजी होने के बावजूद भी कौसर को भरपूर वक्त देता था। कौसर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फरहान की बहन आसिया और सानिया दोनों ही कौसर से बहुत नफरत करती थीं। कौसर गरीब घर की लड़की और उसे इतने ऐश में रहते देखकर आसिया सानिया मन ही मन जलती रहती और अम्मा के कान भरती रहती थीं। आसिया और सानिया के कहने पर परवीन खातून बोली, कौसर, अब तो ये रोज़ रोज़ का घूमना फिरना बंद करो। कब तक अपनी शादी को नया रखोगी? 3 साल पूरे होकर चौथा साल लग गया। फरहान हमारा इकलौता बेटा है। हमें बड़े अरमान हैं कि उसकी औलाद को गोद में खिलाएं, हम अपना पोता पोती देखें। अब बस बहुत हो गया, जल्दी ही हमें खुशखबरी सुनाओ। कौसर परवीन खातून की बात सुनकर सर झुकाकर अपने कमरे में आ गई। शाम में फरहान जब घर आया तो कौसर की आंखों में आंसू थे। उसे रोता देखकर वो प्यार से आंसू साफ करके बोला, क्या बात है, मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत परी जैसी बीवी की आंखों में आंसू? क्या फिर से आसिया सानिया ने तुमसे बदतमीज़ी की है या अम्मा ने फिर कुछ कह दिया? फरहान, आसिया सानिया और अम्मा की बातें तो मैं रोज़ाना ही सुनती हूँ। उनके ताने भी अब बर्दाश्त नहीं होते। 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तो अब्बा भी उनके साथ मिलकर मुझे बातें सुनाते हैं। मैं समझता हूँ जाने मन, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अम्मा मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से कराना चाहती थीं। अब उन सब की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम प्लीज़ रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूं। फरहान कौसर को ही तसल्ली दे देता था, जबकि वो अच्छी तरह अम्मा अब्बा और बहनों के रवैये जानता था, मगर बदतमीज़ी ना हो जाए, इसलिए माँ बाप की इज्जत करना फरहान अच्छी तरह जानता था और वो कौसर को भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। फरहान कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। दिन रात की लड़ाई झगड़े और अम्मा और बहनों की बदज़बानी अब फरहान के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से अब कौसर को बाज होने के ताने भी फरहान के सामने दिए जाने लगे थे। कौसर की आंखों से बहते आंसू फरहान को बेचैन रखने लगे थे। कौसर कुछ नहीं बोलती थी, फिर भी फरहान को उसके दुख का पूरा एहसास था। उस दिन फरहान थका हारा ऑफिस से आया था। अपने कमरे में कौसर के साथ चाय पी रहा था। सानिया ने रूम में आकर कहा, भाई, अम्मा अब्बा ने आपको अपने कमरे में बुलाया है, अभी इसी वक्त। फरहान ने कहा, तुम चलो मैं चाय पी कर आता हूँ। फरहान चाय पीने के बाद अम्मा अब्बा के रूम में गया। ज़फ़र साहब को परवीन खातून ने कुछ बोलने का इशारा किया तो वो बोले, फरहान, हमारे पास आकर बैठो और हमारी बात ज़रा गौर से सुनो। फरहान ने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा बोलिए। फरहान बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारी बहुत सी उम्मीदें हैं तुमसे, बहुत अरमान हैं। तुम्हारी अम्मा ने अपनी बहन से बात की है। तुम्हारी खाला आज भी अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे करने पर राज़ी हैं। बस उनकी एक शर्त है कि तुम्हें कौसर को तलाक देनी होगी। ज़फ़र साहब की बात सुनकर फरहान आग बबूला होकर खड़ा हो गया और बोला, अब्बा मुझे माफ़ करिए,
मैं कौसर को तलाक नहीं दे सकता। कौसर मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। मैं खाला की बेटी से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। अपनी बात को रद्द होता देखकर अब्बा बोले, ठीक है, फिर तुम अपने लिए किसी और घर का इंतज़ाम कर लो। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। फरहान ने अम्मा की तरफ देखा कि शायद वो अब्बा को समझाएं कि फरहान को रोक लो, मगर परवीन बेगम ने अपना मुंह फेर लिया। जाते हुए फरहान बोला, ठीक है अब्बा, मुझे 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपने लिए किसी घर का इंतज़ाम करता हूँ। फरहान ने जल्द ही दोस्तों की मदद से एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अपने दोस्त के साथ उनके कारोबार में साथ देने लगा। कुछ ही दिन गुजरे थे, कौसर को अकेलापन खाने लगा था। मायके में भी भरी फैमिली थी, ससुराल में भी सभी लोग थे। अब कौसर घर के काम करने के बाद भी अकेलेपन से घबराने लगी थी। जिस ब्लॉक में उनका फ्लैट था वहाँ आसपास के सभी फ्लैट लगभग खाली थे। दूसरे ब्लॉक के लोग इस ब्लॉक में आते ही नहीं थे। खिड़की से कौसर कंपाउंड में खेलते बच्चों को देखकर खुश होती और अपनी औलाद के लिए दुआएं करती रहती। फरहान सुबह को गया शाम को आता तो फिर कौसर के चेहरे पर कुछ रौनक आती। कंपाउंड में मिलने वाले अक्सर लोग फरहान से पूछते, भाई आप अपने फ्लैट में खैरियत से तो हैं ना? किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ आपको? फरहान कहता, जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। लेकिन फरहान जब से यहाँ आया था हर कोई यही सवाल करता था। फरहान उलझ जाता, मगर आज तक उनके साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से फरहान अपना कान उनकी बातों पर धरता। एक रोज़ फरहान ऑफिस से घर आया। बच्चों को कंपाउंड में खेलता देखकर कौसर रो रही थी। फरहान ने उसे अपनी बाहों में भरकर आंसू साफ करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज़ रोया मत करो। मैं तंग आ गई हूँ फरहान इस तन्हाई से। आप अम्मा अब्बा से कहिए कि वो हमें माफ़ कर दें। अल्लाह ने चाहा तो बच्चे भी हो ही जाएंगे। हम वापस अपने घर चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौसर, वो लोग मान जाएंगे? वो तो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँ, ये शर्त रखी है। बताओ मैं ऐसा कर सकता हूँ भला? फरहान की बात सुनकर कौसर उसके गले से लगकर रोने लगी तो फरहान और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना रहा करो। अच्छा हाँ, सुबह जॉब पर जाते हुए सामने वाले फ्लैट से एक आंटी ने मुझे रोका और कहा, बेटा यहाँ नए आए हो? हाँ आंटी, हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। पूछने लगी कि फैमिली में कौन कौन है, तो मैंने कहा मेरी बीवी। तो कहने लगी कि मैं भी अकेली रहती हूँ, अपनी बीवी को मेरे पास भेज दिया करो, कुछ तन्हाई कम हो जाएगी। आई थिंक कौसर तुम दिन में उनके पास चली जाया करो। वो अकेली रहती हैं, बूढ़ी औरत हैं, तुम्हारी तन्हाई भी कम हो जाएगी और उनकी भी। ये सुनकर कौसर ने हैरानी से कहा, इतने दिन से हम यहाँ हैं, मैंने तो इस ब्लॉक में किसी बूढ़ी औरत को तो क्या किसी इंसान को नहीं देखा हमारे अलावा। हो सकता है नई आई हो या गेट बंद रखती हो। अगले दिन कौसर ने घर के सारे कामों से फ्री होकर खाना तैयार करके एक डिश में खाना सजाकर बूढ़ी औरत के घर पर दस्तक दी। गेट एक झटके से खुल गया तो कौसर थोड़ा चौंक सी गई। गेट खुलते ही एक डर की लहर कौसर के पूरे वजूद में दौड़ गई। कौसर के होश बहाल भी नहीं हो पाए थे कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौसर ने सलाम किया तो वो मुस्कुराकर उसे अंदर ले गई। आंटी बोली, बेटा अकेली रहती हो यहाँ? मेरे पास आया करो, मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आंटी की बात सुनकर कौसर ने पूछा, आंटी आपके शौहर नहीं हैं? कोई औलाद वगैरह, मतलब बेटा या बेटी? कौसर की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, शौहर का इंतकाल हो गया था, बेटे को बहुत मोहब्बत और चाह से पाला पढ़ाया लिखाया, शादी की, बहुत खूबसूरत बहू लाई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी मेरी बहू।
उसने तो मेरे बेटे के कान भर भर कर उसे बिगाड़ दिया। मेरा बेटा मुझे मारता तक था। एक दिन बहू उसे लेकर अलग हो गई। जब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी, मुझे अफसोस है, आपकी बहू ने आपके साथ वाकई गलत किया। आंटी बोली, तुम अपनी सास से अलग क्यों रह रही हो? आंटी अजीब अंदाज में बोली तो कौसर को बुरा लगा, मगर वो चुप होकर अपनी दास्तान सुनाने लगी। कौसर की बात सुनकर आंटी बोली, कहीं सास नंदे गलत हैं तो कहीं बहुएं। बातों ही बातों में वक्त ऐसे गुजर गया कि कौसर को वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो दोपहर के बाद आंटी के घर आई थी और शाम की अजान की आवाज़ सुनकर वो अपने फ्लैट में वापस जाने वाली थी। मगर शाम की अजान की आवाज़ अब तक नहीं आई थी। आंटी के घर की घड़ी भी दोपहर के बाद का ही टाइम बता रही थी। ऐसा जैसे वक्त रुक सा गया हो। दोपहर का वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा था। फरहान 8 बजे घर आया तो कौसर को ना पाकर परेशान हो गया कि कौसर अब तक घर में नहीं है। उसने जल्दी सामने वाली आंटी का गेट नॉक किया तो बाहर से फरहान की आवाज़ सुनकर कौसर ने आंटी से कहा, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, लगता है फरहान आज कुछ जल्दी ही आ गए। बूढ़ी आंटी कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुराती रहीं और बोली, बेटा आती रहना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। घर आकर फरहान से कौसर बोली, आज आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो। कौसर, क्या हो गया है? मैं तो अपने वक्त पर आया हूँ। तुमने इतनी देर लगा दी आंटी के पास। मैं कब से आया हुआ परेशान हो रहा हूँ। नया इलाका है, नया माहौल है और तुम उनके घर इतनी देर बैठ गईं। कौसर बेहद हैरान थी कि ऐसा कैसे हुआ। शाम की अजान की आवाज़ सामने वाले फ्लैट में कैसे नहीं आई? मस्जिद तो हमारे ब्लॉक के साथ ही है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है अजान की, और आंटी के घर में वक्त एक जैसा रहा। दिन का वक्त शाम में और रात में कैसे नहीं बदला? ये सब क्या है? फरहान ने गहरी सोचों में डूबी कौसर को झिझोड़ते हुए कहा, इजाज़त देने का मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे आने का वक्त ही भूल जाओ। चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर डिनर करने चलते हैं। डिनर से वापसी पर बेड पर लेटते हुए कौसर ने फरहान को सारी बातें बताईं तो फरहान ने हंसकर कहा, इतने दिन से तुम अकेली रह रही हो ना, अब कोई बातें करने वाला मिला था जब भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ तुम्हें। लेकिन फरहान, मैं दोपहर के वक्त गई थी और शाम की अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई? मस्जिद तो हमारे ब्लॉक के साथ ही बनी है, आवाज़ बहुत साफ आती है। फिर प्लीज़ कौसर, बातों में तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह जॉब पर जाना है। फरहान के सो जाने के बाद भी कौसर उसी उलझन में रही कि वो तो अजान की आवाज़ पर ही गौर कर रही थी। फिर ध्यान झटक कर फरहान की बात को सही बोलकर सो गई। दूसरे दिन मेंटेनेंस के पैसे लेने के लिए यूनियन का लड़का डरते हुए फ्लैट पर दस्तक देने लगा। संडे था। लड़के को यकीन था कि फरहान उसे घर पर ही मिलेगा। जैसे ही लड़के ने दस्तक देने के लिए हाथ गेट की तरफ बढ़ाया, कौसर बूढ़ी आंटी के घर से निकली। लड़के का हाथ बढ़ा का बड़ा ही रह गया। वो डर के मारे कौसर को घूर रहा था। कौसर ने आगे बढ़कर अपने फ्लैट का गेट खोला और उसको डरा देखकर बोली, तुम मेंटेनेंस के पैसे लेने आए हो ना? तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लड़के ने पलटकर बूढ़ी आंटी के फ्लैट को देखा और सरपट दौड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। तो कौसर को अजीब हैरत हुई उस लड़के की इस हरकत पर। कौसर ने फरहान को बताया तो फरहान भी हैरान हुआ और बोला, मैं खुद दे दूँगा मेंटेनेंस के पैसे जाकर। अभी तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं मिलने। संडे सारा दिन घूमने फिरने की वजह से फरहान मेंटेनेंस के पैसे नहीं दे सका। अगले दिन जॉब पर चला गया। कौसर घर के कामों से फ्री होकर आंटी के पास चली गई। आज फिर वक्त का एहसास नहीं हुआ और न ही अजान की आवाज़ उनके घर में आई। वक्त दिन का ही लग रहा था।
रात ऑफिस से फरहान आया, कंपाउंड में अपनी कार पार्क ही कर रहा था कि एक बुजुर्ग फरहान के पास आकर बोले, बेटा, कल मेरा बेटा आपके फ्लैट पर मेंटेनेंस के पैसे लेने गया था। कल जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर गया। ओ अंकल, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? वो ठीक तो है ना? ये लीजिए पैसे, फरहान अफसोस करते हुए बोला। पैसे रखने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटे, मेरे बेटे ने बताया कि तुम्हारी बीवी को सामने वाले फ्लैट से आते देखा। उस फ्लैट का गेट खुला हुआ था और वहाँ तुम्हारी बीवी को किसी से बातें करते हुए देखा। फरहान हैरान होते हुए बोला, जी अंकल, सामने फ्लैट में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दिया करो, कुछ उसकी और मेरी तन्हाई ख़त्म हो जाया करेगी। इसलिए अक्सर मेरी वाइफ उनके पास चली जाती है। क्यों अंकल, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अंकल बोले, बेटा, उस औरत को गुजरे 6 साल गुजर गए। उस औरत की आत्मा ही है जिसकी वजह से कोई उस ब्लॉक में नहीं रहता। तुम्हारी बीवी को वो नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि उसकी बहू बहुत जालिम औरत थी। उसके बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। ये औरत यहाँ मर गई। हम सब फ्लैट वालों ने मिलकर उसका कफन दफन किया, मगर उसकी आत्मा को अक्सर हम सब ने उस फ्लैट में देखा है। इसलिए डर के मारे कोई वहाँ नहीं जाता। अगर कोई नया जोड़ा उस ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है तो उसे वो औरत नुकसान पहुँचाती है, अपनी बहू का बदला उनसे लेती है। बेटा, वो तुम्हारी बीवी से भी अपनी जालिम बहू का बदला लेगी, उसे नुकसान पहुँचाएगी। फरहान परेशान होते हुए बोला, अंकल, मेरी बीवी तो अब भी उसी आत्मा के साथ होगी। कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक तावीज़ और पानी की एक छोटी सी बोतल निकालकर फरहान को देते हुए कहा, ये लो, ये पानी उस आत्मा पर फेंक देना और ये तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल देना और जल्द से जल्द उसके फ्लैट से निकल जाना और अपना फ्लैट भी छोड़ दो। फरहान जल्दी जल्दी अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। पहले देखा कि कौसर अपने फ्लैट पर है या नहीं, पर कौसर अपने फ्लैट पर नहीं थी। फरहान सामने वाले फ्लैट को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था, मगर फ्लैट का गेट खुल नहीं रहा था। गेट के बाहर से फरहान की आवाज़ सुनकर कौसर घबराकर खड़ी हुई और बोली, फरहान, इस तरह गेट क्यों पीट रहे हैं और इतनी आवाज़ क्यों दे रहे हैं? मैं गेट खोलती हूँ। कौसर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि बुढ़िया के बाल खुलकर बिखरने लगे, चेहरे पर चोटों के निशान उभरने लगे। चेहरा इतना भयानक हो गया कि कौसर की डर के मारे चीखें निकलने लगी। फरहान कौसर की चीखें सुनकर और गेट खोलने की कोशिश करने लगा, मगर गेट था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। बुढ़िया कौसर के सामने आकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, एक माँ को उसके बेटे से तूने भी अलग किया है ना? आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बुढ़िया ने कौसर को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। कौसर की चीखें और तेज होती चली गईं। फरहान बाहर परेशान हो रहा था। फरहान ने पानी की बोतल जेब से निकालकर गेट पर पानी के कुछ छींटे मारे तो गेट अपने आप खुलता चला गया। फरहान फौरन अंदर दाखिल हुआ तो उस बुढ़िया ने कौसर को बालों से पकड़कर हवा में उठाया हुआ था। कौसर लहूलुहान थी और लगातार दर्द से चीख रही थी। फरहान कौसर को इस हाल में देखकर चीख पड़ा। फिर जल्दी से पानी की बोतल से चुल्लू में पानी भरकर बुढ़िया पर छींटे मारे तो बुढ़िया ने चीखना शुरू कर दिया और कौसर को छोड़ दिया। कौसर ज़मीन पर झटके से गिरी तो जल्दी से फरहान ने तावीज़ कौसर के गले में डाला और उसे अपनी बाहों में समेट कर उठाया और बाहर ले आया। फरहान के बाहर निकलते ही गेट अपने आप बंद हो गया। बुढ़िया बहुत ही दर्दनाक आवाज़ से रोने लगी। बुढ़िया बेहद दर्दनाक आवाज़ से चीखती चिल्लाती रही। उसकी दर्दनाक आवाज़ कान को फाड़ देने वाली थी। फरहान कौसर को कार में डालकर हॉस्पिटल ले गया। फिर उसके माँ बाप फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचे और फरहान और कौसर से अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगे। फरहान बेटा, मुझे माफ़ कर दो।
तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। प्लीज़ बेटा, घर वापस आ जाओ। अब्बा मैं घर आ जाऊं, मगर कौसर को तलाक नहीं दूंगा, न ही दूसरी शादी करूंगा। फरहान की बात पर उसकी अम्मा बोली, कौसर जैसी अच्छी बहू कोई और नहीं हो सकती। जब तुम्हारी खाला ने देखा कि बिजनेस में नुकसान हुआ है, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। वो लोग तो बस अच्छे दिनों के साथी थे। कौसर बेटा, तुम भी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। ये सुनकर कौसर मुस्कुराकर बोली, अम्मा माफ़ी मत मांगिए, अब हम सब एक साथ रहेंगे। चलिए घर चलते हैं। मुश्किलों के बाद आखिरकार सब एक हो गए थे और खुशी ही खुशी उनके दामन में थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।